अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन एंड हम आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो ये जो हमारा एक ये इमेज दिखाई गई है फिगर नंबर 1, इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम गवर्नर जनरल थे, तो वो दीवानी एक्सेप्ट करा है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा का फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। ठीक है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि जो मुगल रूलर्स थे उस टाइम, जो औरंगज़ेब के बाद थी, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था औरंगज़ेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो उसके बाद क्या हो गया कि जो बाकी लेटर मुगल रूलर्स थे तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो स्टार्ट में तो या तो जहांगीर ने स्टार्ट किया था उनको दीवानी देना, राइट्स देना इंडिया में, तो बट जो लेटर रूलर्स थे, मतलब जहांगीर ने अपनी विल से दिया था, फिर औरंगज़ेब ने अपनी अपनी विल से दिया था। बाकी जो लेटर रूलर्स थे या तो उनको फोर्स किया गया या तो प्रेशर किया गया, तो या तो उनको क्या किया गया, या तो उनको रिश्वत दी गई कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ट्रेड करने के राइट्स दें। तो ट्रेड करने के राइट्स के साथ साथ ही उनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा भी कर लिया। तो बाकी भी तो ये जो वर्ड है दीवानी का मतलब हो गया कि एक फिनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन जिसको बोलते हैं। तो मतलब इनको ये राइट्स दिए गए कि जिस जिस एरिया में ये आज ये लिख रहे हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो पुराने ज़माने में इंडिया में जो आज की स्टेट्स थी वो स्टेट्स ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो इसको बंगाल कहते थे। बंगाल जो स्टेट थी उसमें ये सारी तीनों स्टेट्स आती थी इसको, एंड इसके जो टैक्स लेने के राइट्स हैं एंड इस पे जो बाकी फाइनेंस के राइट्स हैं ये किसको दिए गए, मुगल जो रूलर है उसने दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब है जो बंगाल का रूलर है वो नो डाउट इंडिया का ही होगा, जो नवाब होगा, whoever he or she will be, बट जो राइट्स है ऑन फाइनेंस एंड टैक्सेशंस वो किसको दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे, कंपनी बिकम्स अ दीवान, तो फिनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन एंड फिनेंस बना दिया गया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1765 में जो मुगल एम्परर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, एज एन अपॉइंट एज ए दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, जो बंगाल मैंने आपको बोला, बिहार भी उसमें आता था, उड़ीसा भी, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड भी आज का, ये सारी उसी में आते थे। तो कहते हैं कि ये जो एक्चुअल इवेंट है ये कहाँ पर हुआ, ये जो हम फिगर में दिखा रहे हैं ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ, जहाँ पर इंग्लिशमैन जो थे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स थे जो इंडियंस थे वो एज ए विटनेस थे। बट अब आपको पता है, अब पेंटिंग में इंसान यूजुअली ग्लोरीफाई करते हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफ एंड पेंटिंग। फोटोग्राफ में आपको एक रियल चीज़ मिलेंगी एंड पेंटिंग में आप जो पेंट करना चाहेंगे आपको वो मिलेंगी। ठीक है, तो यूजुअली कहते हैं कि ये जो पेंटर है जो कमीशन किया था खुद किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि ऐसे ना वो ऐसी पेंटिंग बनाए जिसमें वो दिखाए कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बैठा हुआ है ना, वो ही इज़ इन अ सुपीरियर पोजीशन, और जो मुगल एम्पर है ही इज़ इन अ इन्फीरियर पोजीशन। तो कहते हैं कि जो एज मतलब दीवान किसको कहते हैं, दीवान कहते हैं चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को उस टेरिटरी की जो उसके कंट्रोल के अंडर होगी। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर दीवान थे, टोटल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, ऑर्गेनाइजिंग रेवेन्यू रिसोर्सेज। तो जो भी इसकी यूजुअली उस टाइम टैक्स यूजुअली या तो मेन एग्रीकल्चर से आता था या थोड़ा सा ट्रेड से भी आ जाता था। तो अब सारी को जो लैंड राइट्स है, रेवेन्यू राइट्स हैं, वो किन के पास है, वो अब ब्रिटिशर्स के पास रही। तो अब क्या था, जो इंग्लैंड है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर, तो उनको दीवानी की राइट्स इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि उनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। इंडिया में उनको आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही थी, उनको एम्यूनेशन लाना पड़ रहा था, और उनको उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे थे। तो अभी तक वो बिहाइंड द शैडोज़, मतलब चोरी चोरी रूल करते थे, पपेट्स को आगे रखते थे, बट वो अब वो ये चीज़ें नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए था, और उन्होंने इसीलिए सोचा कि हमें डायरेक्टली राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते, और ये भी लिखा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक कंपनी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो उसको पैसे लेने और देने के लिए, उसको फॉर एग्जांपल अगर उसको गुड्स इंडिया से लेने हैं एंड इंडिया को गुड्स जो यूरोप में बन रहे वो सप्लाई करने हैं, एंड इस चीज़ के लिए चाहिए था उसको कि वो यूरोपियन करेंसी में ये चीज़ नहीं कर सकता था, वो सिर्फ इंडियन करेंसी में करता था। तो इंडियन करेंसी लाने के लिए उसको सबसे पहले यूरोप के प्रोडक्ट्स लाने थे, फिर इंडियन की करेंसी लानी थी, और एक बार उसको दीवानी के राइट्स मिल गए तो उसको लोकल इंडिया की ही करेंसी मिल रही थी, तो वो उसी करेंसी में ट्रेड करने लगा। तो उससे क्या हो गया, उसको उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया।
तो कहते कि बहुत सालों से, मतलब अब क्योंकि ईस्टर्न कंपनी इंडिया में बहुत सालों से थी 1600 एडी से, तो उन्होंने ये भी सीखा कि अब हमें चलना कैसे, अब हमें काम कैसे करना, क्योंकि हम बाहर से आए हैं। तो हमें अब ये देखना है कि अभी तक हमने जो हमारे गांव के एरिया थे जिसको कंट्री साइड कहते थे, तो हमें चाहिए कि हम उनको पैसिफाई कर सकें, क्योंकि हमें उनके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना, उनके ऊपर इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि वो पूरा दब जाए, क्योंकि ऐसा अगर उन्होंने हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हमारे कंट्रोल से वो चले जाएंगे। तो जो लोकल पावर है उसको कंट्रोल करना, बट उनको हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब जो लोकल नवाब थे या दीवान थे, तो वो तो इंडिया के ही होने चाहिए, बट उनको बैक से कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिशर से करेगा। अब ये क्यों करना पड़ा इंग्लैंड वालों को, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस टाइम एज ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया में, तो हम वो आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीज़न है वो ऐसा क्यों कर रहे थे, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू मतलब होता है प्रॉफिट्स, मतलब टोटल अगर आप कोई सेल कर रहे, कोई चीज़ बेच रहे, तो आपको जितना पैसा वहाँ से आता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। एंड उसमें आप अपना कॉस्ट कट करते हैं, जितना पैसा उसमें बचता है वो आपका प्रॉफिट बनता है, वो आपका नफ़ा बनता है, ठीक है। तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था, कहाँ से? इंडिया से। तो कहते हैं कि कंपनी जब दीवान बन गई बंगाल की, तो उसने वो अभी भी इंडिया पे रूल नहीं करना चाहती थी। उसने ये सारी राइट्स इसलिए लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, ठीक है। तो वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी, बट वो ऐसा नहीं चाहती थी कि वो अपना एक सिस्टम, ब्रिटिश का एक सिस्टम ना डायरेक्ट रूल का इंडिया में सेटअप कर ले, क्योंकि ये सब करने में उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता और वो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता था। तो और कहते थे जो एफर्ट्स लगते थे, जो कोशिश लगती थी, जो मेहनत लगती थी इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि बंगाल का कॉटन और बंगाल का जो सिल्क था वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। तो 5 साल के अंदर अंदर ये हुआ कि अभी तक दीवानी से पहले जो उनके पास राइट्स, जो उनके पास सेल थी सिल्क एंड कॉटन की, मतलब विद इन दीवानी एक्योर करने के 5 साल के अंदर अंदर वो उन्होंने डबल कर दी, ठीक है। अगर वो 1 करोड़ का काम करते थे, 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने 2 करोड़ का काम कर दिया, ठीक है। इससे इतना फ़ायदा एक कंपनी को हो गया बाय गेटिंग दोज दीवानी राइट्स। तो कहते हैं कि 1865 से पहले जो कंपनी थी वो इंडिया में जो भी उसको चीज़ें खरीदनी होती, चाहे कॉटन हो, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे सिल्क हो, तो उनको इंग्लैंड से सोना लाना होता था और सिल्वर लाना होता, सोना और चांदी लाना होता था, तब जाकर इंडिया में खरीद, क्योंकि उस टाइम करेंसी का एक सिस्टम था जैसे आज फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम है, उस टाइम ये चीज़ थी नहीं। तो इससे क्या होता था, इससे जो उनकी रेवेन्यू है उसको हिट होता था, और जो गोल्ड एंड सिल्वर है वो इंडिया की मार्केट में चला जाता था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मतलब पूरा रेवेन्यू वो अपना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे थे। तो उनको ये चीज़ समझ आ गई कि ये चीज़ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ख़राब हो रही है। तो अब क्या देखा उन्होंने, जो गाँव है, गाँव से जो आर्टिजन्स है, ठीक है, जो जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो कॉटन के चाहे वो कपड़ों की फैक्ट्री है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बंगाल में और बांग्लादेश में ज़्यादातर कॉटन, सिल्क और जूट की ही प्रोडक्शन होती थी, या उसके अलावा भी बाकी पॉटरी बनाते थे, बर्तन बनाते, या पेंटिंग्स में डिफरेंट किस्म के आर्टिजन्स जो थे वो क्या हो रहे थे, वो गांव से निकल रहे थे, एंड वो फोर्स हो रहे थे कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी को कम दामों पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम दामों पे भेजे। और जो काश्तकार थे, ठीक है, जो लैंडलेस लेबरर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो पेजेंट्स थे, तो उनको भी बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें टैक्स दे दो। इससे क्या फ़र्क हो गया, जब आर्टिजन्स भाग रहे हैं, पेजेंट्स पूरा टैक्स नहीं दे पा रहे, तो इससे जो सारा ये सिस्टम हो गया वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। और 1770 में एक फेमाइन स्टार्ट हो गया। फेमाइन मीन्स ड्रॉट, मतलब होता है जब बारिश नहीं होती है तो क्रॉप्स नहीं उगते हैं, तो उसको ड्रॉट कहते हैं। एंड उसकी वजह से जब जो लोग भुखमारी से मरते हैं उसको हम फैमिन बोलते हैं। तो उस 1770 में फैमिन हो गया बंगाल में, जिससे 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग, उस टाइम के 1 करोड़ लोग बंगाल में मर गए। करीबन कहते हैं 33% ऑफ द टोटल बंगाली पॉपुलेशन थी। तो कहते हैं कि बंगाल में उसने पॉपुलेशन 3 करोड़ की थी, 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग मर गए, किससे? भूख से मर गए। और ये फैमिन जो स्टार्ट हो गया, ये कैसे स्टार्ट हो गया? ऐसे स्टार्ट हो गया कि जो ये ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया पेजेंट्स पे, तो उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने खेतों में ये जो फसल है वो लगानी ही छोड़ दी। और ये जो है बाकी जो ये क्या कहते हैं इसको, जो आर्टिजन्स है, उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगता था, ठीक है। तो
अब ये पढ़ेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये हम स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे। आज के लिए आप हमारा पहला डेमो लेसन है, आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली मुझे आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस बोले तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।